नमस्कार। सनशाइन क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सनशाइन क्लासेस जेडी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एससीजे लाइव को। हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 1 का डाला जा चुका है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 और 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन डाले गए हैं, पहले जाके उसे देखिए। उसके बाद हम लोग आज 3 नंबर वाले सवाल को शुरू करते हैं। कभी कभी ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे पढ़ के जाएं और इससे 100% क्वेश्चन आपको आएंगे। आप कहीं भी ये डाउटफुल नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, क्वेरी हो, कुछ रिव्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण था? देखिए, फ्रांस में क्रांति हुई थी, आप सभी को पता है, क्योंकि चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है और फ्रांसीसी क्रांति को देखने को मिला था हमको उसमें। तो भाई कुछ तो कारण रहा होगा कि फ्रांस में क्रांति हुई होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में किस प्रकार की क्रांति हुई थी और क्यों हुई थी, कारण क्या रहे थे क्रांति का। तो यहाँ देखिए आंसर है कि फ्रांस में 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला, देखिए आप अगर हम फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9 वाला देखेंगे तो उसमें भी कई कारण मिलते हुए दिखाई देंगे। पहला कारण था मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यूरोप में मध्यम वर्ग कौन? जो गरीबी रेखा से हल्का सा ऊपर है, उस वर्ग के शासन का प्रभाव बहुत अधिक था। इस कारण से फ्रांस की जनता हमेशा इस चीज को चाहती थी कि फ्रांसीसी क्रांति, मतलब फ्रांस में एक बड़ी क्रांति होनी चाहिए जिससे निचले वर्ग तबके के लोगों को अधिकार जो छीना जा रहा है उसे हटाया जा सके। दूसरा कारण क्या था? राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। जितने भी राजनीतिक दल थे उसमें, वहाँ जितने भी पार्टियां थी, वहाँ जितने भी पार्टी थे वहाँ, उसमें संगठन नहीं था। संगठन का मतलब कि वहाँ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं था, ना तो कोई तरह का एक बड़ा सा संगठन था जिस संगठन के हिसाब से पार्टियों को मजबूती से चलाया जा सके। तीसरा, समाजवाद का प्रसार। समाजवाद का प्रसार का मतलब कि समाजवाद में लोगों को कैसे बढ़ोतरी की जाए, कैसे बेहतरी लाया जाए समाज में, कैसे लोगों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाए, सामाजिक गतिविधि करके किस प्रकार से ज़्यादा अधिकार लोगों तक पहुँचाया जाए, गरीब तबके को कैसे लाभ हो, इन सारे पर किसी तरह का कोई प्रसार, किसी तरह की गतिविधि नहीं थी। और सबसे अंतिम जो था, जिसे वहाँ का जो राजा बनाया गया था, उसमें आपको पता है लुई फिलिप को, या सोलहवां बोलते हैं इसको। तो लुई फिलिप को जो राजा बनाया गया था वहाँ क्रांति करके, राष्ट्रवाद करके, उसकी नीतियां जो है वो ठीक नहीं थी। इन नीतियों के कारण, वो नीतियां जो उन्हें लगा कि इसे राजा बनने से या इसके सरकार बनने से नीतियां बहुत अच्छी बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जिसके कारण ये गतिविधि बहुत ज़्यादा चरमरा गई और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दी। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण यही था कि लुई फिलिप की जो नीति थी, ये नीति बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप काफ़ी इतना ही लिख के आप निकल सकते हैं। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता के प्रति उसका असंतोष था। जिस लुई फिलिप को जिस कैटेगरी के हिसाब से, मतलब कह सकते हैं समझौता के हिसाब से या जिस साहस के हिसाब से जनता ने उसे चुना था कि चलो लुई फिलिप अच्छा सरकार चलाएंगे, वो सरकार नहीं चला पा रहे थे और कई तरह की नीतियां लाई गई थी जो नीति वो उसके खिलाफ थे। वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ थे। जनता के पास कई तरह की समस्या थी। जंग, खास तौर पर समस्या क्या थी उस समय? समस्या थी लोगों की अधिकार का। लोगों में बहुत असंतोष था कि वर्ग को बांटकर हमें अधिकार दिए जा रहे हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोगों को अलग अलग तरह के अधिकार मिल रहे हैं, और वो समस्या को सुलझाने में असमर्थ थे पूरी तरह। और इस असमर्थता के कारण जो है लोग उसके खिलाफ होते चले गए। लुई फिलिप के निरंकुशवाद से वहां मध्य वर्ग का बढ़ता प्रभाव रहा था।
और लुई फिलिप ने क्या किया, निरंकुशवाद शासन, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने निरंकुशवाद को अपनाया, जिसमें किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, और वहां मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। निरंकुशवाद शासन में हो क्या गया कि निरंकुशवाद शासन में तो सरकार को तो बढ़िया चला रहे थे, लेकिन मध्य वर्ग का प्रभाव जो है बढ़ रहा था। अब जब मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा तो जो निचले तबका के लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत होना शुरू हुआ। ऊपर वाले लोग जो थे, उच्च वर्ग वाले लोग थे, उन्हें प्रॉब्लम बहुत अधिक नहीं हुआ क्योंकि वो उनके पास पैसा था, धन था, लेकिन नीचे वाले तबके को बहुत अधिक प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। और इस कारण से उदारवादी के मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। अब जिस लुई फिलिप को बनाया गया था कि सरकार बहुत अच्छा चलाया जाएगा, उसी लुई फिलिप से संविधानवाद की मांग की जाने लगी, यानी सरकार संविधान के हिसाब से चलाई जाए, और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए। क्या किया जाए? राष्ट्रीय एकीकरण। तो आप क्या समझेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुत आसान आंसर होगा अगर आप इसे सोच के लिखेंगे तो। ये आपको एक आंसर शीट दिया गया है, आंसर आपको हम लोग लिख के दिए, आप इसे पढ़ें, समझें और फिर अपनी भाषा में इसे लिखने का प्रयास करें। एग्जाम अपनी भाषा में लिखी जाती है। कह रहा है कि 1948 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो पहला कारण था कि मध्य वर्ग के शासन का प्रभाव, मध्य वर्ग बहुत अधिक शासन कर रही थी। राजनीतिक दलों के संगठन का अभाव, राजनीतिक दलों में संगठन नहीं था, समाजवाद का प्रसार नहीं था, और लुई फिलिप की नीति। तो लुई फिलिप ने किस तरह की नीति बनाई थी? निरंकुशवाद की तरफ जो नीतियां चल रही थी, निरंकुशवाद का नीति चल रहा था, जिससे मध्य वर्ग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा था और जनता में उसके प्रति असंतोष की भावना बढ़ने शुरू हो गई। किसके प्रति? लुई फिलिप के प्रति। और जनता चाहने लगी कि हमें संविधान के हिसाब से सरकार चलाना चाहिए, संविधान के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, और संविधान के हिसाब से सरकार जब चलेगी, जिसे हम लोग संविधानवाद का नाम दिया गया बाद में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार लोगों को मिलेगी और उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात की। तो आपको समझ में आया कि 1848 में आखिर क्या कारण रहा कि फ्रांस में जो है वो फ्रांसीसी क्रांति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी का एकीकरण की क्या भूमिका थी? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप देख सकते हैं। सवाल कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी दोनों अलग अलग देश थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और इसे एकीकृत कर दिया गया। और एकीकृत करने में किसकी भूमिका थी? ऑस्ट्रिया की। सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आंसर लिखना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। देखते हैं क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही था। देखिए शुरुआती दौर में ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के लिए बाधा का कारण बना था, बहुत बड़ी बाधा का कारण बना था। और लेकिन बाद में ऑस्ट्रिया को ये चीज समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं होगा, अगर हम बाधा बनते जाएंगे तो सारा यूरोप जो है वो विखंडित हो जाएगा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी चाहता ही नहीं था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण में पूर्वी जर्मनी 300 से ज्यादा भागों में बट गया था। हम बोले आपको कि जर्मन जो है टूटते जा रहा था और 300 से ज्यादा, सोच सकते हो 3 से ज्यादा कितने भाग हो सकते हैं, छोटा छोटा बट गया था। जिसके बाद 2 भाग ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। वो जब बटना शुरू हुआ तो इसके 2 बड़े बड़े भाग बन गए थे, जिसमें 2 भाग आप हमेशा इस चैप्टर में आप इसके नाम सुने होंगे। एक भाग ऑस्ट्रिया था और एक भाग प्रसा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जर्मनी को अपना करना चाहता था। दोनों में यही चीज था, जर्मनी को ऑस्ट्रिया भी चाहता था मेरे पास रहे और प्रसा भी चाहता था जर्मनी मेरे पास रहे, क्योंकि अधिकतर जर्मन जनता प्रसा के अधीन होना चाहती थी। जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। देखिए अब सवाल क्या था और आंसर क्या है, अब ध्यान से समझे क्या सवाल था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की निम्नलिखित कुछ भूमिका नहीं थी। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा बनकर खड़ी हो रही थी। बाधा बनने का मुख्य कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे पास आए, जबकि प्रसा भी चाहता था कि जर्मनी मेरे पास आए। लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि इटली जो जनता थी जर्मनी के, वो प्रसा के साथ जाना चाहती थी। और इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा का कारण कौन बन के निकला?
तो ऑस्ट्रिया बन के निकला। तो यहाँ कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में खास तौर पे ऑस्ट्रिया की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। वो चाहती थी कि हमारे पास सरकार मतलब ऑस्ट्रिया आ जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया चाहती थी कि हमारे पास जर्मनी आ जाए। इटली इटली जो है वो अलग, जिसके पास जाना चल जाए, लेकिन जर्मनी हमारे पास हो। लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं। यही कारण रहा कि ये विवाद का हिस्सा बनते शुरू हो गया। बाद में इसे एकीकरण किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक? देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का सरकार बहुत गंभीर नहीं था, बहुत विवादपूर्ण सरकार था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में बहुत काम किया था। यूरोपीय संगठन को बढ़ाया था, यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाया था, राष्ट्रवाद को फैलाने को बढ़ाया था। और यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की अगर छवि को आप देखेंगे तो बहुत अधिक वर्चस्व सही था। देखते हैं किस तरह के चलाए गए सरकार। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राष्ट्र क्रांति के पश्चात फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस में जब क्रांति होना शुरू हो गया था तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपना स्थिति को दिखाया, दबदबा दिखाना शुरू किया। नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो नेपोलियन ने क्या किया? आक्रमण किया। वो नासा आदमी था। नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्ग के परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वधारण। देखिए नेपोलियन ने क्या किया, ध्यान से समझिए। फ्रांसीसी क्रांति की राजनीति को अभिजात्य वर्ग, जो खास वर्गों के पास था, या परिवेश से बाहर करके उसे अखबारों, सड़कों, सर्वधारणा की वस्तु बना दिया। क्या किया उन्होंने? फ्रांसीसी क्रांति की राजनीति को, जो फ्रांस की क्रांति में जो राजनीति हो रही थी और उसमें जो अभिजात्य वर्ग की बात थी, उस वर्ग के या परिवेश का, जो एक परिवेश में रहने वाले लोगों से जो बात कर रही थी, उसे सड़कों तक, अखबारों तक, जन जन तक पहुंचा दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग संदेश पहुंचा और नवयुग का संदेश पहुंचा बना दी। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के द्वारा अभियान में नवयुग का संदेश पहुंचा और नेपोलियन ने जर्मनी और इटली राज्यों को भौगोलिक नाम से परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक और वास्तविक रूप प्रदान की। उन्होंने कहा कि इटली और जर्मनी की जो नाम है वो भौगोलिक परिधि से बाहर, मतलब ये कहा गया कि कोई जो मायने नहीं रखता है कि उसकी भौगोलिक और राजनीतिक परिधि कैसी होना चाहिए, उसे वास्तविक रूपरेखा मिलनी चाहिए कि आखिर उसे क्या है उसके पास, ये जरूरी नहीं है। उसके रहने वाली जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। ये सबसे पहले सोचने के लिए कहा या सोचने का मौका दिया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन ने कह सकते हैं कि लॉ का काम किया। आग तो पहले से धधका हुआ था और लॉ लगा के आग को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ नेपोलियन ने सुधारवादी नीति के कारण, नेपोलियन कई तरह का सुधारवादी नीति लाया। सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांस की प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप की देशभक्ति भावना पर, और नेपोलियन जब शुरुआती दौर में सरकार चला रहा था अपने, तो कई सारे ऐसे नीति जो पहले के लोगों ने विवादास्पद से छोड़ दिया था, उन नीतियों को सुधार करके फ्रांसीसी प्रभुता को बनाए रखने का काम किया और आधिपत्य के विरुद्ध, मतलब सरकार एक व्यक्ति का नहीं होगा, इसके विरुद्ध अभियान चलाया और देशभक्ति की भावना प्रबल कर दी। अगर हम इसको ओवरऑल देखने का प्रयास करेंगे तो क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए। नेपोलियन जनता के भावनाओं के सीमित लाया। नेपोलियन ने कहा कि जनता सर्वोपरि होगी, जनता की भावनाएं सर्वोपरि होगी। किसी भी राज्य को भौगोलिक स्थिति पर बांटना, उसकी परिधि में बांटना, वास्तविक स्थिति प्रदान करना कोई जरूरी नहीं है। उसकी जनता के अधिकारों की रक्षा हो, ये बहुत जरूरी है। उसने क्या कहा? उसने राज्यों में जो सरकारें चल रही थी उसे लताड़ा, या कह सकते हैं उसके कामों को, जो सही काम थे या गलत काम थे, होने वाले प्रॉब्लम्स थे, उसे बताया, लोगों तक पहुंचाया। और जो एक अभिजात वर्ग मतलब एक परिवेश में चल रहा प्रॉब्लम था, उन प्रॉब्लम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिससे एक लॉ का काम किया लोगों में, और उन्हें बताने का काम किया कि इटली और जर्मनी के राज्यों में जो प्रॉब्लम्स वाले राज्य हैं, अगर एक साथ मिलकर लड़ना शुरू करते हैं तो हम देशभक्ति की भावना के साथ साथ मार्ग को प्रस्त कर सकते हैं और एकीकरण करने का मार्ग को आसानी से प्रस्त कर सकते हैं। यानी उसने ये समझाया कि इटली और जर्मनी में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कौन है? तो प्रॉब्लम है सरकार में बैठे लोग। अगर हम सरकार में बैठे लोगों को बदल देंगे तो एक समय ऐसा होगा कि इटली और जर्मनी एक साथ मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गैरिबॉल्डी कार्य की चर्चा करें। देखिए, गैरिबॉल्डी इटली का महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक था। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार के संलग्न था।
देखिए ध्यान से समझिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे जरूर समझिएगा। गैरिबॉल्डी कौन था? इटली का था। सवाल पूछा जा सकता कि गैरिबॉल्डी कहाँ का था? इटली का। क्या था भाई वो? तो स्वतंत्रता सेनानी था, महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसका संबंध किससे था? तो एक तटीय व्यापारी, मतलब तट के किनारे व्यापार करने वाला मछुआरा हो सकता है, किसी और तरह का चीज हो सकता है, उसमें व्यापारिक संबंध था। और स्वयं व्यापारिक नौसेना का एक नाविक था। और गैरिबॉल्डी उस समय था कौन? शुरुआती दौर में जब वो बना, स्वतंत्र सेनानी बना था, तो एक व्यापारिक नौसेना था। नौसेना मतलब नौका, और उसका एक नाविक था, नाव चलाने वाला आदमी था। 1833 में यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। आपको पता है यंग इटली, यंग यूरोप आंदोलन चलाया जा रहा था पहले से, हम पहले बता चुके हैं आपको। तो 1833 में वो किससे जुड़ा? तो यंग इटली नामक आंदोलन से जुड़ा। फिर 1834 में वो पिडमॉन्ट में गणतंत्र विरोध में उसे भाग लिया। पिडमॉन्ट में पहली बार जब विरोध हुआ था गणतंत्र दिवस का, गणतंत्र विरोध का मतलब कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें गणतंत्र चाहिए, जनता का शासन चाहिए, उसके विरोध में जब हुई थी, तो वो किससे जुड़ा था? पिडमॉन्ट में गणतंत्र विरोधी आंदोलन से जुड़ा था। गैरिबॉल्डी मैजिनी के विचारों पर समर्थक था। जूसेफ मैजिनी, आप पढ़ चुके हैं उसके विचारों को, पहले पढ़ा चुके हैं आप, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो गैरिबॉल्डी कौन था? मैजिनी के विचार से क्या था? समर्थन था। और इटली के एकीकरण के लिए वह लाल कुर्ती के नाम से एक सेना का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, किस नाम से सेना गठन किया? तो लाल कुर्ती के नाम से। लाल कुर्ती के नाम से क्या किया? एक सेना का गठन किया। और यह सेना क्या करती थी? यह सेना का काम था कि जनता को जागरूक करना कि हमें आज़ादी, या कह सकते हैं उसमें आज़ादी नहीं कह सकते हैं, वो राजतंत्र कह सकते हैं या राष्ट्रवाद कह सकते हैं। एक सेना गठन किया। 1807 में गैरिबॉल्ड ने दक्षिण इटली की तरफ हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उसकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। कितना? 30,000 तक पहुंच गई। तो आप इसको एक साथ, अगर हम लोग इसे मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा? इसे हम लोग एक साथ करेंगे तो क्या होगा? गैरिबॉल्डी एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसका संबंध किससे था? एक तटीय परिवार से था, नाविक था, खुद एक नाविक था। उन्होंने 1833 में यंग इटली ज्वाइन किया और 1834 में पिडमॉन्ट में होने वाले गणतंत्र दिवस में विरोध को भाग लिया था और उन्होंने विरोध किया था गणतंत्र दिवस में। गैरिबॉल्डी जो है मैजिनी, जुत्सेपे मैजिनी के विचारों से समर्थन रखते थे और उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती, किस नाम का? तो लाल कुर्ती नाम का एक संगठन बनाया था, एक सेना का गठन किया था और इस सेना का मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना, एकीकरण में जागरूकता फैलाना। और 1834 के बाद जो सेना बनाई गई थी वो 1860 में गैरिबॉल्ड ने दक्षिण इटली की तरफ हजारों लोगों का अभियान में इटली के दक्षिणी भाग में आंदोलन को छेड़ा और लास्ट तक अगर देखा जाए तो लगभग 30,000 से अधिक सैनिक उसके सेना में भर्ती हो चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जुत्सेपे मैजिनी पर टिप्पणी दें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। देखिए ये सारे बहुत टिप्पणी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टिप्पणी वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही छोड़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे बनाएंगे। किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, आप SAG लाइव चैनल पे देख रहे थे, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, किसी तरह रिव्यू जानने की इच्छा हो, बताने की इच्छा हो, तो आप जरूर हमें बताएं, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।